हाँ, तो चलिए जितने भी स्टूडेंट 15 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, वह भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आप लोग की एग्जाम में सीधे 5 अंक में पूछा जाता है। तो आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोग की एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाएगा और इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का क्वेश्चन है एक ही क्लास में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वीडियो से आप लोग को 15 से 16 अंक आप लोग को मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स का 6 अंक में पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक में पूछा जाता है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 5-5 अंक में पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन 6 अंक में पूछा जाता है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्रकाश वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं तथा वर्णपट क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहलाती है तथा इस प्रकार 7 रंगों की जो पट्टियाँ प्राप्त होती हैं उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, देख सकते हो कि मान लिया कि लाल और बैंगनी प्रकाश प्रिज्म की एक सतह AB पर अपवर्तित होते हैं। इनके अपवर्तन कोण स्नेल नियम से प्राप्त किए जा सकते हैं, चूँकि प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम तथा बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। और आप लोग को ये चित्र भी बनाना जरूरी है, क्योंकि 5-6 अंक का ये क्वेश्चन है, तो 6 अंक या 5 अंक में आप लोग को चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग के देख सकते हो यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रिज्म में क्या है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो देख सकते हो यहाँ पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, ये सभी आप लोग को लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग को 6 अंक के 6 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को और लिखना पड़ेगा कि वर्णपट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णपट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है शुद्ध वर्णपट। और शुद्ध वर्णपट क्या है, तो वह वर्णपट जिसमें एक स्थान पर एक ही रंग की किरण पहुँचती है शुद्ध वर्णपट कहलाता है। और दूसरा नंबर है यहाँ पर कि अशुद्ध वर्णपट। अशुद्ध वर्णपट क्या है, तो वह वर्णपट जिसमें एक स्थान पर अनेक रंग की किरणें पहुँचती हैं अशुद्ध वर्णपट कहलाता है। और 3 नंबर है रेखीय वर्णपट। यदि प्रकाश स्रोत परमाणुओं में विघटित हो गया तो उत्पन्न वर्णपट रेखीय वर्णपट होता है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है बैंड वर्णपट। ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, कि ये सभी क्वेश्चन तो 5 अंक में पूछा जाता है, तो लंबा तो रहबे करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 नंबर इसका है कि बैंड वर्णपट यदि प्रकाश स्रोत अणुओं में विघटित हो तो उत्पन्न शुद्ध वर्णपट बैंड वर्णपट होता है, जो बैंड वर्णपट कहलाता है। और 5 नंबर है आपके स्क्रीन पर कि सतत वर्णपट। यदि प्रकाश स्रोत ठोस या द्रव अवस्था में हो तो प्राप्त वर्णपट सतत वर्णपट होता है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर है कि अंध वर्णपट। यदि प्रकाश स्रोत से चला प्रकाश वर्ण विक्षेपण से पूर्व अवशोषक परमाणुओं से गुजरे तो वर्णपट में अवशोषित रंग अनुपस्थिति हो जाते हैं। यह वर्णपट अंध वर्णपट या अनुपस्थिति वर्णपट कहलाता है। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, इतना लिखिएगा तब जाके आप लोग को 6 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत मोटर का नामांकित आलेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। और जितना भी क्वेश्चन है दोनों पाली के लिए है। 15 क्वेश्चन हम बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग के एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा। और ये प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए है, इसमें कोई बात नहीं है, दोनों पाली के लिए है। आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर का नामांकित आलेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है यहाँ पर
एक यंत्र जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है तो उसे विद्युत मोटर कहते हैं। उसके बाद इसका सिद्धांत भी देख सकते हो। सिद्धांत है कि अब जब अनेक कुंडलियों से युक्त धारा का संवहन करती हैं एक आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह आंतरिक बल का कार्य करती हैं, निरंतर घूमती हैं। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से गैल्वेनोमीटर तथा अन्य विद्युत उपकरणों की तरह कार्य करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद इतना लिखने के बाद ये चित्र भी बनाना है, देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आप लोग को चित्र भी बनाना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो हम ग्रुप में भी डाल देंगे। ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नंबर हम क्लास खत्म होने के बाद दे देंगे, ग्रुप में जुड़ जाइएगा बिल्कुल फ्री में। उसके बाद चित्र बनाने के बाद आप लोगों को रचना भी इसका लिखना है। विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग हैं। विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग हैं, यहाँ पर देख सकते हो। पहला नंबर है केंद्रक। यह नर्म लोहे का बना सिलेंडर है जिसे एक धुरे पर लगाया जाता है। धुरा बाल बेरिंग पर टिका होता है। इसके एक तरफ सेल्फ लगा होता है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने का कार्य करता है। दूसरा नंबर भी आप सभी देख सकते हो यहाँ पर। दूसरा नंबर है कुंडली। नर्म लोहे के टुकड़े को केंद्र मानकर उस पर तांबे की तार को अनेक बार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है, जिसे चित्र ABCD ऊपर जो चित्र बनाया गया है जिसे चित्र में ABCD के रूप में दिखाया गया है। इसका कार्य विद्युत क्षेत्र को बनाना है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर है कंपेटेटर। इसको भी आप सभी पढ़ सकते हो, हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 4 नंबर भी हैं, देख सकते हो। ब्रश है यहाँ पर, इस तरह से हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। 5 नंबर है यहाँ पर, देख सकते हो। अवतल बेलनाकार चुंबक, इसको भी आप सभी पढ़ सकते हो। और उसके बाद 6 नंबर है बैटरी। इसका कार्य विधि है, ये सभी कार्य विधि बैटरी हैं। दृष्ट धारा DC अनेक सेलों की बैटरी को शक्ति स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका कार्य कुंडली को धारा प्रदान करता है। उसके बाद इसका कार्य यहाँ पर है, देख सकते हो। ये सभी क्या था तो सिद्धांत था, विद्युत मोटर का सिद्धांत था। अब यहाँ पर इसका कार्य लिखना है, देख सकते हो। कार्य वर्किंग। जब ABCD कुंडली क्षैतिज स्थिति में अवतल सिलिंड्रिकल चुंबकों के बीच होती है तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समांतर होता है। जब कुंडली में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो कुंडली के तल के साथ समकोण बनाता है। कुंडली चुंबकीय जोड़े के प्रभाव से घूम जाती हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा आप लोग इसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतना लिखिएगा तब जाके आप लोग को 6 अंक दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, इसे याद कैसे करना है तो देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लोग से तो याद होगा नहीं, किसी से भी नहीं याद होगा, हमसे भी नहीं याद होगा क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर जितना हो सके उतना बार बार पढ़ते रहिएगा। 5 बार 6 बार पढ़िएगा, इसमें से आप लोग को याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम सा आप एक लाइन से लिखेंगे तभी दिया जाएगा। जो चेक करने वाला होता है उसको भी मालूम नहीं रहता है, लेकिन हाँ वह ट्रिक लगाता है कि यह क्या सही है या गलत है। तो आप लोग इसे 5 से 6 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा और लिख दीजिएगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्ट धारा यानी DC जनित्र के सिद्धांत, रचना और कार्य को चित्र सहित संक्षेप वर्णित कीजिए। तो इसका उत्तर है, देख सकते हो कि सिद्धांत यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। रचना दृष्ट धारा जनित्र में निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। इसका देख सकते हो पहला नंबर है यहाँ पर आर्मेचर, इसको भी आप सभी पढ़ सकते हो। इसमें एक कुंडली ABCD होती हैं जिसमें मृद लोहे पर तांबे की अवरोधी तार को बड़ी संख्या में लपेट दिया जाता है, इस आर्मेचर कहते हैं। इसे एक धुरी पर लगाया जाता है जो भाप पानी या बहेत पानी के बल से अपने चारों ओर घूम सकता है। आप सभी पढ़ सकते हो। दूसरा नंबर है क्षेत्र चुंबक, इसको भी आप सभी पढ़ सकते हो। तीसरा नंबर है स्पिलिंग रिंग्स, इसको भी पढ़ सकते हो। चौथा है कार्बन ब्रश और पांचवा है यहाँ पर, पांचवा दिया गया है कि दोनों B1 तथा B2 से विद्युत धारा को प्राप्त कर लिया जाता है जो दोनों ब्रशों B1 और B2 पर लगाया जाता है। रेखाखंड के इसके स्थान पर गैल्वेनोमीटर को लगा हुआ दिखाया गया है।
इसका चित्र भी इस प्रकार है। चित्र बहुत ज़रूरी होता है बनाना, चित्र नहीं बनाइएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। तो चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है कि ओम का नियम लिखे। ओम का नियम लिखे, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें अथवा ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें। इसका उत्तर है, देख सकते हो यहाँ पर, ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का प्रबलय उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। माना कि चालक की सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होती है। यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद उसके बाद लिखने के बाद आप लोग को ये ऐसा चित्र भी बनाना होगा। देख सकते हो, ऐसा आप लोग को चित्र भी बनाना होगा। तो आप लोग बना सकते हो और आप लोग ये सभी को भी लिखना होगा, तभी जाके आप लोग को 6 अंक दिया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा चित्र बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर ओम के नियम के सत्यापन के लिए प्रयोग पूछा गया था कि सत्यापन कीजिए ओम के नियम को। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए प्रयोग है, यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हो कि चित्रानुसार परिपथ में आलेख पूरा किया जाता है जिससे एक चालक तार के श्रेणी क्रम में एक सूखा सेल और एमीटर ए जुड़ा है, वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जुड़ा है। परिपथ में बारी बारी से 1 2 3 सेल जोड़कर तार के सिरों के बीच विभवांतर बढ़ाते हुए उसकी माप की जाती है। धारा तथा विभवांतर के प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विभवांतर दुगुना होने से धारा का मान भी दुगुना हो जाता है। अतः चालक तार से प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो कि चित्रानुसार विभवांतर भी को x अक्ष पर तथा धारा को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाता है, जिससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिससे ओम के नियम की सत्यता की जांच होती है। उसके बाद ये सभी भी लिखना होगा। यहाँ पर प्रयोग में सावधानियाँ, इस प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाती हैं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और 2 नंबर है, वोल्ट मीटर को परिपथ में प्रासव क्रम में जोड़ा जाता है। 3 नंबर है, परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह बड़ी नहीं होनी चाहिए एंड उसको बहुत देर तक नहीं प्रवाहित करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक दोष को दूर करने के लिए विधि का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पर इतना लिखिएगा तभी जाकर 6 अंक आप लोग को मिलेगा। देखिए, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे लिखना है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता है, उसके बाद किसी एक दोष को दूर करने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो चलिए हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। इसका उत्तर है, दृष्टि दोष नेत्र जब धीरे धीरे अपनी समझन क्षमता को खो देती हैं तब ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख सकता। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, और यहाँ पर है जरा दृष्टि दोष, और 4 नंबर है दृष्टि वैभव। ये हालांकि यहाँ पर जो दृष्टि वैभव है यह दृष्टि दोष नहीं होता है, यहाँ पर दृष्टि वैभव होता है। लेकिन कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा कि दृष्टि दोष 3 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के दिया है। तो ये जो चौथा है ये दृष्टि दोष नहीं होता है, ये दृष्टि वैभव है। चलिए इसका चित्र भी बनाना होगा, इस प्रकार आप लोग को दिखाना भी होगा। यहाँ पर इस प्रकार आप लोग को चित्र भी बनाना होगा, देख सकते हो। निकट दृष्टि दोष, नेत्र गोलक लंबा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बार बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में लिखना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने की विधि, निकट दृष्टि स्थिति में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, फलस्वरूप बहुत दूर स्थित वस्तु पर के किसी बिंदु से आती लगभग समानांतर किरणें रेटिना के सामने फोकस हो जाती हैं। चित्र ए ऐसी आँखों के लिए वास्तविक दूर बिंदु एम 1 मीटर या उससे भी कम पर हो सकता है। चित्र बी, इस दोष को दूर करने के लिए एक अपसारी अर्थात अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा क्या, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस
चश्मे का व्यवहार किया जाता है जो आँख में प्रवेश करने वाली किरणों को इतना अपसारी बनाता है कि वे अर्थात किरणें आँख के अपने दूर बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है चित्र सी। आप लोगों को चित्र इसमें दिया गया है, ऊपर चित्र देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देख सकते हो। ये रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, पूछा गया है एक स्वस्थ नामांकित चित्र की सहायता से प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अथवा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है इसमें, अथवा देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है प्रयोगशाला में मीथेन गैस किस प्रकार बनाया जाता है, सिद्धांत सहित वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सरलतम हाइड्रोकार्बन मेथेन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मेथेन है। इसका अणु सूत्र CH4। प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की तैयारी एक कठोर कांच की नली में 2 ग्राम सोडियम एसीटेट का सोडाइलिम, यहाँ पर इसका सूत्र भी देख सकते हो एन, इसका मिश्रण लेते हैं। इसमें एक निकास नली युक्त कार्क लगाते हैं। अब पानी से भरा टब इस प्रकार रखते हैं कि निकास नली का दूसरा सिरा पानी के अंदर रहे। प्रख नली के सावधानी से गर्म करते हैं। मेथेन गैस बननी शुरू हो गई। गैस को पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं। इतना लिखिएगा। उसके बाद आप लोग को इस प्रकार आप लोग को चित्र भी बनाना होगा। देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार इसका चित्र भी है, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा गया था अभिक्रिया का समीकरण भी कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर है यदि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो तो आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति का ज्ञान हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक तत्व आवर्त 3n वर्ग 15 से संबंधित है तथा इसके बृहत्तम संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। यह तत्व स्तंभ 3 से संबंधित है, इसलिए इसका बृहत्तम संयोजकता कक्ष m होगा। इतना लिखिएगा, आसानी से 5 अंक दे दिया जाएगा। इसमें कोई चित्र नहीं बनाना है, केवल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर है यहाँ पर कि जास्ता के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे, उनके आणविक सूत्र के साथ लिखे। जास्ता का अयस्क से निष्कासन का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है कि जास्ता के 2 अयस्क इस प्रकार है। पहला नंबर है जिंक ब्लेंड और दूसरा नंबर है कैलोमाइन। इतना लिखिएगा। उसके बाद आप लोग को इसका यहाँ पर उदाहरण भी देना है। जैसे पहला नंबर है भर्जन क्या है, और हो सकता है ये मतलब 2 अंक में पूछ दे केवल कि भर्जन की परिभाषा लिखिए, या पूछ दे 2 अंक में कि निस्तापन का परिभाषा लिखिए, तो आप लोग याद रखिए। लेकिन ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछा गया है तो ये सभी लिखना पड़ेगा। तो भर्जन का यहाँ पर भर्जन का परिभाषा क्या है, तो जास्ता के सल्फराइड अयस्क को प्रचुर वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका समीकरण भी है। उसके बाद 2 नंबर है निष्पादन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम निष्पादन कहते हैं। जिंक का निष्पादन में निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। इसका समीकरण भी है, उदाहरण यहाँ पर अवकरण भी है, देख सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है विक्राणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए अथवा नेफ्रॉन का नामांकित स्वस्थ चित्र बनाइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका चित्र भी है। तो इसका उत्तर है इस प्रकार, आप सभी पढ़ सकते हो, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वृक्क गुदे में आधारी निष्पादन एक बहुत बारीकी भीति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ नालिका युक्त कप आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नालिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। हम इतना पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम चलिए इसका चित्र दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद इसका चित्र भी इस प्रकार है।
मेन तो चित्र ही होता है, जो यहाँ पर जो चित्र होता है मेन यही होता है। अगर इसको नहीं चित्र बनाइएगा तो अंक काट लिया जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। चित्र कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर चित्र की यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, अथवा मनुष्यों में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के नामांकित चित्र के साथ समझाए, अथवा मानव के आहार नाल का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाए। तो चलिए इसका उत्तर है इस प्रकार। यहाँ पर मनुष्य की पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों में विभिन्न अंगों में पूर्ण होती है। सबसे पहले इतना लिखिएगा। उसके बाद आप लोग को ये चित्र बनाना होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चित्र बनाना होगा, बाकी तो हम ग्रुप में डाल देंगे, तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसके बाद ये चित्र बनाने के बाद आप लोग को ये लिखना होगा। मुख गुहा में मनुष्य मुख भोजन ग्रहण करता है कि मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन के अच्छी तरह से मिल जाती हैं। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन पदार्थ में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। लार भोजन को लसदार, चिकना और यहाँ पर लुगदीदार बना देती है, जिससे भोजन ग्रसिका द्वारा आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पर आमाशय में, यहाँ पर जब आमाशय में पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, तो भोजन अब आमाशय में पहुंचता है। वहाँ भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को यहाँ पर सड़ने से रोकता है। आमाशयी पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। उसके बाद 3 नंबर में कहाँ आता है, तो ग्रहणी में। ग्रहणी में आने के बाद क्या होता है, तो आमाशय में पाचन के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। यकृत से आया पीत रस भोजन से अभिक्रिया कर वसा का पाचकीकरण करता है। भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है, जिससे अग्न्याशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। इससे भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पच जाते हैं। उसके बाद आता है क्षुद्रांश में। क्षुद्रांश में आता है, इसका कार्य क्या होता है, तो ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांश में पहुंचता है तो वहाँ आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। आंत की बिलाई द्वारा बचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषित भोजन रक्त में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में तो क्षुद्रांश में पाचन एवं अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। वहाँ एक अतिरिक्त जल के अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का अपशिष्ट एकत्रित हो समय समय पर मलदार से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी इसके बाद जो यहाँ पर भोजन का अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको समय समय से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन 2022 में आया था, हो सकता है प्रथम पाली या द्वितीय पाली में एक क्वेश्चन पूछेगा। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर है, आप सभी देख सकते हो। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीव द्रव में डेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है, इसे एक्सान कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। इस प्रकार इसका उत्तर है, आप सभी पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम चलिए इसका चित्र दिखा देते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार है। इसका यहाँ पर इस प्रकार इसका चित्र बनाना है, देख सकते हो आप सभी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्र इस प्रकार इसका बनाना है। उसके बाद आप लोग को 3 लाइन यहाँ पर लिखना है। पहला में संवेदी तंत्रिका शरीर के विभिन्न भागों से यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। और दूसरा नंबर है कि प्रेरक तंत्रिका, यह मस्तिष्क के आदेशों को
पेशियों तक पहुंचाती हैं। और 3 नंबर है बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की ओर जाने का कार्य करती हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा मानव मस्तिष्क का एक स्वस्थ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों भाग सम्मिलित है। इस प्रकार इसका चित्र है, आप सभी बना सकते हो। इसका चित्र कुछ इस प्रकार है, आप बना लीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में लिख दीजिएगा, यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि मादा जनन तंत्र जटिल संरचना युक्त होती है। मनुष्य के मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर चित्र बनाने के बाद इसका बारे में भी कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में है, 3 नंबर पॉइंट में है, आप सभी 4 नंबर 5 नंबर 5 पॉइंट है, इसमें लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है। और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु या अधातु में अंतर लिखना है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अंतर लिख दीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। ये भी क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना। तो हम यहाँ पर 15 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था साइंस का बता दिए हैं। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा चित्र बनाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार 5 बार 6 बार जितना हो सके पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि इतना तो याद होगा नहीं, बट आप लोग 5 से 6 बार आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। और मेन जो है चित्र बनाना, तो चित्र बनाने का ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेन वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 एंड 96 एंड 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। ये सभी PDF इसी व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर एक गेस क्वेश्चन था आप लोग को, गेस क्वेश्चन जो कि हम इसका लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम करा दिए और ग्रुप में भी डाल देंगे। और मैथ, सोशल साइंस और साइंस तीनों का हम गेस क्वेश्चन करा दिए हैं। बस अब 2 सब्जेक्ट और हैं, हिंदी और संस्कृत, वो भी कल हम फाइनल कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।